हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकेंड या जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है फिजिक्स फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, उसके हम जो चैप्टर 1 है प्रकाश का व्यतिकरण तरंगाग्र विभाजन, इसका चैप्टर 1 है। इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यानी जो चैप्टर 1 में हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण का कारण है। ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है वो विवर्तन के कारण होता है, तो यह प्रकाश का विवर्तन है। तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण का कारण है वो विवर्तन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो जो कलांतर और पथांतर में जो सही रिलेशन है वो इसमें ऑप्शन ए है। यानी कलांतर का जो फार्मूला होता है कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, तो कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है। ऑप्शन ए पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन बी नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी उपरोक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है वो नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर दो तरंगों के बीच पथांतर शून्य होता है तो सदैव फ्रिंज बनती है। ऑप्शन ए दीप्त फ्रिंज बनती है, ऑप्शन बी अदीप्त, ऑप्शन सी कोणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी बिंदु पर दो तरंगों के बीच पथांतर शून्य होता है, अगर पथांतर शून्य होगा तो जो सदैव फ्रिंज बनती है वो दीप्त फ्रिंज बनती है। यानी किसी बिंदु पर दो तरंगों के बीच पथांतर शून्य होता है तो सदैव जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त फ्रिंज बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कला संबंध बिंदु स्रोत S1 व S2 अल्प दूरी D से पृथकृत हैं, पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजें होंगी। ऑप्शन ए बिंदु के रूप में, ऑप्शन बी ऋजुरेखीय रूप में, ऑप्शन सी अर्धवृत्त के रूप में, ऑप्शन डी सकेंद्रित वृत्त के रूप में। तो जो फ्रिंज जो प्राप्त होती है वो सकेंद्रित वृत्त के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में एक कोणीय प्रकाश दो रेखा छिद्रों ए व बी पर पड़ता है। एक पर्दे पर जो रेखा छिद्रों के सामने रखा है व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई देती हैं। यदि ए से आने वाली किरण के मार्ग में अभिलंबवत एक पतली कांच की प्लेट रख दी जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए फ्रिंज अदृश्य हो जाएंगी, ऑप्शन बी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, ऑप्शन डी फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है फ्रिंज विड्थ इक्वल टू वो होता है कैपिटल डी लेमडा अपॉन 2D होता है। जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई का फार्मूला ये होता है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं जो फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम के विभाजन द्वारा व्यतिकरण के लिए ऑप्शन ए संकीर्ण स्रोत होने चाहिए, ऑप्शन बी विस्तृत स्रोत होने चाहिए, ऑप्शन सी स्रोत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऑप्शन डी स्रोत की चौड़ाई 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी विस्तृत स्रोत होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो व्यतिकारी प्रकाश तरंगे ध्रुवित हैं तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों तरंगे समान तल में ध्रुवित होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्वेत प्रकाश स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण चित्र में सभी दीप्त फ्रिंजें श्वेत और अदीप्त फ्रिंजें काली प्राप्त होती हैं तो चित्र में कौन सा प्रतिबंध सही होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है इसका
कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगों जिनके आयाम 3 मिलीमीटर व 4 मिलीमीटर हैं, एक ही माध्यम में तथा एक ही दिशा में एक साथ चल रही हैं। यदि इनके मार्ग में किसी एक बिंदु पर इनका तरंगों का कालांतर π/2 हो तो उस बिंदु पर तरंगों से उत्पन्न परिणामी तरंगों का आयाम क्या होगा। यानी पहले सेम डायरेक्शन में चल रही थी दोनों, एक 3 मिलीमीटर की थी, इस एक का आयाम 3 मिलीमीटर था और एक का आयाम 4 मिलीमीटर था। तो ये किसी बिंदु पर ऐसे पहुंच जाती है, यानी परपेंडिकुलर हो जाता है π/2, यानी जो कालांतर है इनका π/2। अगर ये 3 मिलीमीटर की है तो ये 4 मिलीमीटर का होगा। तो इसका जो परिणामी हो जाएगा, परिणामी हम निकालेंगे √3² + 4² और परिणामी में प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ±√25 मिलीमीटर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ±5 मिलीमीटर। तो जो परिणामी आयाम होगा, परिणामी आयाम जो आ जाएगा वो ±5 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रकाश किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से विरल माध्यम में परावर्तन होता है तो उस पृष्ठ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कालांतर होगा। तो वो जो होता है कालांतर वो पाई होता है। यानी जब किसी प्रकाश किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से विरल माध्यम में परावर्तन होता है तो उस पृष्ठ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच पाई कालांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की दूरी 0.1 मिलीमीटर है। 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई 6 मिलीमीटर है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। तो यहाँ पे जो दो कला संबंध स्रोत प्रकाश स्रोत की जो दूरी है वो यानी 2D की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। और पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई को हम W से लिखते हैं। ये फ्रिंज की चौड़ाई दिया गया है 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। यानी 2D की वैल्यू है 1 × 10⁻⁴ मीटर और जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो 6 × 10⁻³ मीटर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। जो 1 मीटर है वो कैपिटल D की वैल्यू है 1 मीटर। यानी स्लिट से पर्दे तक के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है तो D की वैल्यू 1 मीटर है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। तो हमको फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला तो होता है W = dλ/2D। इस फार्मूले से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। लेमडा = W/2D कैपिटल D। इस फार्मूले में हम W की वैल्यू और D की वैल्यू और स्मॉल d की वैल्यू रख करके इसकी यानी वेवलेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो जो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू वो 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी या 6000 एंगस्ट्रॉम ही आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इसी फार्मूले में जो फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है W = 2 कैपिटल D λ/2D, इसी फार्मूले से आप रखेंगे तो जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा = जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज की चौड़ाई है वो 6 × 10⁻³ इंटू 2D की जो वैल्यू है वो 10⁻⁴ अपान कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁷ या इसको हम लिख सकते हैं 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी इसी को हम लिख सकते हैं लेमडा = 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के बीच में मार्ग अंतर होता है। तो जो मार्ग अंतर होता है वो लेमडा का पूर्ण गुणक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के बीच मार्ग जो अंतर होता है वो λ/2 का विषम गुणक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यतिकरण प्रतिरूप में तरंगदैर्घ्य λ1 = 6000 एंगस्ट्रॉम
के लिए एक बिंदु पर बारहवें क्रम की उच्चिष्ट दिखाई देती है। यदि स्रोत को λ2 यानी दूसरा वेवलेंथ है 4800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दिखाई देने वाला क्रम होगा। तो इसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं λ1/λ2 = n2/n1, यानी स्टार्टिंग में जो था 12वें क्रम था और हमको फिर 4800 एंगस्ट्रॉम के लिए निकालना है, तो इसको हम n मान लिए, यानी nवें क्रम में होगा। और जो फर्स्ट में था एक बिंदु पर वो 12वें क्रम में था, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। λ1 के स्थान पर रखेंगे 6000 अपान λ2 के स्थान पर 4800 और मल्टीप्लाई बाई 12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये लगभग 15 के आसपास आएगा, यानी 15 आएगा, यानी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे उसी फार्मूले पे रखकर जो मैंने भी लिखा था, λ1/λ2 = n/12। इस फार्मूले में λ1 λ2 की वैल्यू रखेंगे तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगा, यानी 15वें क्रम पर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतली पारदर्शी पट्टी को यंग के 2 स्लिटों के सामने रखने पर फ्रिंजों की चौड़ाई ऑप्शन ए घट जाएगी, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी फ्रिंज गायब हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगी, यानी बदलेगी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, I और 4I तीव्रताओं के दो स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। π/2 कालांतर वाले बिंदु पर उनके द्वारा उत्पन्न जो तीव्रता होगी वो 5I होगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए तरंगदैर्ध्य पर, ऑप्शन बी आवृत्ति पर, ऑप्शन सी ताप पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्वात में प्रकाश का जो वेग निर्भर करता है, इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता, ना तो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, ना ही आवृत्ति पर निर्भर करता है और ना ही ताप पर। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग द्विस्लिट के प्रयोग में एक स्लिट से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता दूसरे स्लिट से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता की 4 गुनी है। व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम तीव्रता एवं निम्नतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो यानी जो I1 है, I1 की वैल्यू है 4I2 क्वेश्चन में गिवन है, और हमको निकालना है I मैक्सिमम अपान I मिनिमम। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर A1 A2 एम्पलीट्यूड हैं या आयाम हैं, अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और जो इंटेंसिटी है या जो तीव्रता है I, वो प्रोपोर्शनल होती है A² के। तो यहाँ से हम I के स्थान पे हम A² ले सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा तो आ जाएगा A1 प्लस, यहाँ से निकालेंगे हम A2 की वैल्यू, तो आ जाएगी 2A1। तो 2A1 का स्क्वायर अपान A1 - A2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा A1 का स्क्वायर, यानी 2A1 - A1 आ जाएगा, तो आ जाएगा A1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा A1 + 2A1 3A1, 3A1 का होल स्क्वायर, तो 9A1² अपान A1²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 9:1 आ जाएगा। तो इसका जो व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम तीव्रता और निम्नतम तीव्रता यानी I मैक्सिमम अपान I मिनिमम का जो वैल्यू आ जाएगा, इस फार्मूले में हम रख देंगे A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का स्क्वायर, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगी 9/1 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 9:1। इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेले अपवर्तनांक का उपयोग गैसों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, गैसों का अपवर्तनांक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेले अपवर्तनांक का सूत्र है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। जो रेले का अपवर्तनांक जो सही फार्मूला होता है वो है μ-1 L=m लैम्डा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम तीव्रता होने पर फिल्म दिखाई देगी। तो अधिकतम तीव्रता होने पर जो हमारी फिल्म दिखाई देती है वो दीप्त फिल्म दिखाई देती है। अधिकतम तीव्रता होने पर फिल्म दिखाई देगी वो दीप्त फिल्म दिखाई देगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजनल के बाई प्रिज्म में, बाई प्रिज्म का कोण जो है लगभग वो 30 डिग्री के आसपास होता है या 30 डिग्री होता है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई प्रिज्म के प्रयोग में स्रोतों के बीच की दूरी 2d का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जो इसका सूत्र होता है 2d = √d1 d2 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजनल के बाई प्रिज्म में यदि बाई प्रिज्म का कोण अल्फा बढ़ाया जाता है तब फ्रिंज अदृश्य हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले एक प्रकाश से देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतली फिल्म की मोटाई होती है। तो जो पतली फिल्म की मोटाई होती है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है, 10⁻⁵ होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की पतली प्लेट जिसका अपवर्तनांक है μ=1.5 पर एक समांतर किरणपुंज λ=5890 इस प्रकार आपतित होता है कि पट्टिका पर अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। कांच की पट्टिका की न्यूनतम मोटाई की गणना कीजिए जो परावर्तित प्रकाश में अदीप्त प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर रंग दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो इसका जो ऑप्शन सी है प्रकाश का व्यतिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पतली फिल्म में परावर्तित किरणों के बीच पथांतर होगा। तो जिसका जो पथांतर का फार्मूला होता है x=2μt cos r होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पतली फिल्म पर प्रकाश किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं तब अपवर्तन कोण होगा। तो जो अपवर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि फिल्म की मोटाई बहुत अधिक 10⁻⁻10 मीटर हो तो यानी ऑप्शन ए पूरी फिल्म काली दिखेगी, ऑप्शन बी सफ़ेद दिखेगी, ऑप्शन सी रंगीन दिखेगी, ऑप्शन डी लाल दिखेगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सफ़ेद दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेनल का द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट होना चाहिए। तो जो स्लिट होना चाहिए वो संकीर्ण स्लिट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेनल का द्विस्लिट प्रयोग निम्न में किन रंगों में किया जाता है। ऑप्शन ए नीले रंग में, ऑप्शन बी हरे रंग, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी लाल रंग। तो इसका जो ऑप्शन सी है यानी ए व बी दोनों रंगों के लिए, नीले रंग के लिए और हरे रंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेनल का द्विस्लिट का प्रयोग नीले व हरे रंगों में किया जाता है जिसकी तरंगदैर्घ्य 4360 एंगस्ट्रॉम व 5460 एंगस्ट्रॉम है। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट से चौथे उच्चिष्ट की दूरी यक्स है तो जो यक्स नीला बहुत कम होगा यक्स हरा से। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पर तैरती फिल्म व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती है। इस प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होने के लिए फिल्म की लगभग मोटाई होती है। ऑप्शन ए 100 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 10,000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। तो जो व्यतिकरण जो होता है उसकी जो मोटाई होती है 10⁻⁵ कोटि की होती है, 10⁻⁵ गुणक के रूप में होती है। यहाँ पे 10,000 एंगस्ट्रॉम है, 10,000 एंगस्ट्रॉम, तो ये 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दृष्टिगोचर होने के लिए फिल्म की लगभग जो मोटाई होगी वो
10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांच की प्लेट तथा समतल उत्तल लेंस के पृष्ठ के बीच बनने वाली वायु की फिल्म बनाई जाती है तथा इसे एक वर्णीय प्रकाश से दीप्त किया जाता है। इस फिल्म सूक्ष्मदर्शी को फोकस किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी में से दिखने से प्रेक्षित होता है, जिसका जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी है असमान अंतराल की सकेंद्रीय वृत्ताकार फ्रिंज है। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई प्रिज्म के प्रयोगों में स्रोतों के बीच की दूरी 2D का मान निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है 2D = √D1 × D2। तो इसका जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली फिल्मों में परावर्तित तरंगों के बीच तथा अपरावर्तित प्रकाश तरंगों के बीच होने वाली व्यतिकरण के कारण ऑप्शन ए रंग दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी प्रकाश दिखाई देते हैं, ऑप्शन सी फ्रिंज दिखाई देती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रंग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रिंज की चौड़ाई स्रोतों के बीच की दूरी के ऑप्शन ए अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है कैपिटल डी λ/2D, जहाँ पे जो लेमडा है वो वेवलेंथ है और जो स्मॉल डी है वो 2D जो है वो स्रोतों के बीच की दूरी है और जो कैपिटल डी है ये पर्दे के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो W है वो व्युत्क्रमानुपाती है 2D के या प्रोपोर्शनल है 1/2D के। तो फ्रिंज की चौड़ाई स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों का कुल विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण कहते हैं, ऑप्शन बी अध्यारोपण कहते हैं, ऑप्शन सी अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे अध्यारोपण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शक फिल्म का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक पारदर्शक फिल्म का जो अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं उसके लिए जो फार्मूला होता है D = होता है 1/2 μ-1, जहाँ पे म्यू जो है वो अपवर्तनांक है इंटू टी। तो एक पारदर्शक फिल्म का अपवर्तनांक इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।